हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये बोला कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये, और उसके बाद में हमने उससे रिलेटेड उसका डीसी करंट, एवरेज करंट कैलकुलेट किया और वन बाय वन अब एक एक उसकी प्रॉपर्टीज और कैलकुलेट करेंगे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की। इसके बाद में सिमिलर वे में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने ये बोला कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो जितना भी हम लोग साइन वेव देते हैं, एसी करंट या ऐसी वोल्टेज जो देते हैं उसका हाफ पार्ट तो वो कन्वर्ट कर देता है डीसी में, या हाफ पार्ट का तो यूज करता है, हाफ पार्ट का यूज नहीं करता। मतलब जो आउटपुट में मिलता है उसमें से केवल हाफ पार्ट मिलता है, हाफ पार्ट नहीं मिलता है। ये पढ़ा हमने। तो ये चीज़ हम लोग शो कर रहे थे। मैं एक बार आपको वो सर्किट के थ्रू इस चीज़ को बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये बात। देखो, अगर इस सर्किट में देखो, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का अपने पास सर्किट है, ये एसी इनपुट है, ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर अप्लाइड है, यहाँ पर एक ये डायोड अप्लाइड है, ये लोड रेसिस्टेंस है। आउटपुट जो अपने को कंसीडर करना, आउटपुट पे जहाँ पे बात कर रहे हैं वो यहाँ पे बात कर रहे हैं आउटपुट पे। अब देखो ये डायोड है, यहाँ से हाफ साइकिल के लिए तो ये डायोड इधर, इसमें डायोड में एक साइड से दिस इज सपोज 1 सेकेंड, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड। तो डायोड में क्या है, हाफ साइकिल के लिए तो ये इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा। तो जिस टाइम पे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा, और ये फॉरवर्ड बाइस में अगर बाइस में होगा इधर से करंट फ्लो हो जाएगा। तो आधे साइकिल के लिए तो आउटपुट जो मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना, आउटपुट मिल जाएगा। फिर सेकंड हाफ साइकिल जो होगा उसके लिए इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। तो जैसे इधर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव, ये रिवर्स बाइस में हो जाएगा, और ये रिवर्स बाइस में रहेगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, इधर से करंट फ्लो नहीं होगा। इधर से करंट फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो, आउटपुट जीरो। तो ये ऐसा चलता रहेगा, पहले करंट मिलेगा, फिर जीरो, फिर करंट मिलेगा, फिर जीरो, इस तरीके से चलेगा, ठीक है ना। इसका जो एक्चुअल सर्किट है वो यहाँ पे देख लो, एक्चुअल जो कर्व है वो ये देखो। अगर मैं ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला पार्ट है, इस ग्रीन वाला देखो, ये ग्रीन वाला क्या है, इनपुट है ना। ग्रीन वाला एक तरीके से आप ये समझ लो कि ग्रीन वाला क्या है, इनपुट है अपना, और ये जो आउटपुट पे मिल रहा है ये हल्का ये वॉयलेट कलर में, ये इसमें देखो हाफ पार्ट को कन्वर्ट कर दे रहा, हाफ पार्ट मिल रहा है, फिर जीरो, फिर हाफ, फिर जीरो, फिर हाफ, फिर जीरो। मतलब आधे साइकिल के लिए जिसमें फॉरवर्ड बाइस में रहता है उसमें तो आउटपुट मिल जाता है, फिर जिसमें रिवर्स में होता है उसमें जीरो आ जाता है, फिर फॉरवर्ड में, फिर रिवर्स में, ऐसे चलता रहता है। तो आधे साइकिल इनपुट तो अगर पूरा मिल रहा है, लेकिन आउटपुट जो है उसमें से आधा पार्ट ही मिल पा रहा है। आधा पार्ट आधे साइकिल के लिए वो रिवर्स बाइस में रहता है, तो फ्लो नहीं होने देता, करंट को गुजरने नहीं देता है, ठीक है ना। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट था, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट था, ये हो गया था। इसमें हमने डीसी करंट कैलकुलेट कर लिया था। तो अभी उसके आगे की बात करते हैं, आओ, ठीक है। तो देखो भैया, हमने बोल दिया था कि आई जो डीसी आया था मेरे पास में, आई डीसी जो आया था वो आया था आई एम बाई पाई, यह आई डीसी आया था। मतलब एवरेज करंट भी बोलते हैं इसको, डीसी करंट भी बोलते हैं। अगर मैं वोल्टेज का डीसी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, अरे ये तो धारा का डीसी मान या धारा का औसत मान आया था, वोल्टता का भी औसत मान कैलकुलेट कर सकते थे ना। तो वहीं पर हम लोग वोल्टता का औसत मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टता का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसी में जो पॉइंट चल रहा है ना उसी के अंदर लिख सकते हैं एवरेज। फिर नेक्स्ट में अलग बात करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, सॉरी वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो देखो वी डीसी भी बोल सकते हैं इसको, या वी एवरेज। तो कहाँ पर, आउटपुट पर, अरे आउटपुट पर कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं एवरेज, तो आउटपुट पर निर्गम पर लिख देता हूँ, निर्गम पर वोल्टता का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट आउटपुट, ठीक है।
तो आउटपुट पर आउटपुट क्या था, मतलब लोड रेसिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे थे, इस RL पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम आउटपुट। इस पे आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, करंट जो आया वो इंटू RL। तो करंट क्या आया, आई DC, सॉरी ये AC नहीं है, ये DC है, ये DC, इसको एवरेज भी बोल रहा हूं मैं, इसको एवरेज बोल रहा हूं, एवरेज भी बोल सकता हूं इसको। तो VDC कैलकुलेट करना, तो IDC इंटू RL, तो VDC इज इक्वल्स टू IDC का वैल्यू क्या आया था, IM बाई पाई, तो दिस वाज IM बाई पाई इंटू RL, ऐसे आ गया ये। IM का वैल्यू पता था, IM का वैल्यू हमने, IM किसको माना था, अगर आपको याद हो तो IM माना था हमने किसको, VM अपॉन R प्लस RL, VM अपॉन R प्लस RL को IM माना था, एक पेज पलट के देख लो आपके लिखा हुआ होगा, इंटू RL। ये जो था ये VDC का वैल्यू आ गया, ये आगे कहीं पे यूज कर लेंगे हम लोग। तो जैसे धारा का औसत मान निकाला था, धारा का करंट का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया था, सिमिलर वे में वोल्टेज का भी एवरेज वैल्यू या DC वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ये मिल गया। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम, RMS करंट या RMS वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया, यहाँ पे पॉज करके इसको छाप लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करता हूँ, RMS वर्ग माध्य मूल मान, क्या, वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, इसको बोलते हैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करना है मुझे। इसका मतलब क्या है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो कि इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, फिर इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो कि इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसको बनाया कैसे गया है। तो लिखो, धारा के वर्ग के, धारा के वर्ग के माध्य, धारा के वर्ग के माध्य मान के वर्गमूल को, धारा के वर्ग के, धारा के वर्ग के माध्य मान के वर्गमूल को, धारा के वर्ग के माध्य मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, the root of average value of the root of average value of square of the current, square of the current, square of the current is known as root mean square value of current, is known as root mean square value of the current। करेक्ट है। क्या किया हमने, सबसे पहले स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज लिया, एवरेज मतलब मीन, तो स्क्वायर किया, एवरेज लिया और फिर उसका रूट कर दिया, जो वैल्यू आता है उसको आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, उसको आरएमएस मान बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। अब इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, ये तो समझ में आ गया कि कैलकुलेट तो कर सकते हैं मैथमेटिकली तो, बट इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल क्या सिग्निफिकेंस है, ये अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट का वैल्यू आ गया तो वही आरएल से मल्टीप्लाई करके हम लोग वोल्टेज का भी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आओ भैया, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, ये आरएमएस होता है, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, फिर वापस से लास्ट में जाके रूट ले लूँगा, तो इसका एक बार इसका स्क्वायर कर देता हूँ।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आई स्क्वायर जो है, पहले तो आई का स्क्वायर कर लूँ मैं, फिर एवरेज लूँगा। तो आई क्या है अपना, आई स्क्वायर का एवरेज लिखना है। तो आई स्क्वायर क्या है, आई का वैल्यू क्या है, आई देखो हाफ साइकिल के लिए तो मुझे पता है हाफ साइकिल के लिए 0 होता है, हाफ साइकिल के लिए आई एम साइन ओमेगा टी होता है। तो आई का वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी होता है। ये कहाँ से कहाँ तक, ये टी का वैल्यू 0 से लेके t/2 तक, और दूसरा 0 होता है कहाँ से कहाँ तक, t/2 से लेके t तक, ये होता है, ये पता है। तो ये स्क्वायर करूँगा तो इसका तो कोई रोल नहीं होगा, केवल इसका ही रोल होगा। तो ये देखो आई स्क्वायर RMS अगर मैं बात करूँ तो मुझे स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो इसका, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होगा। इसका एवरेज लेना, अब इसका क्या करना, एवरेज। और इसका अगर मैं एवरेज लूँ तो एवरेज का मतलब समझते हो आप, एवरेज का मतलब टोटल वैल्यू अपॉन टोटल टाइम, यही होता है एवरेज। तो इसका एवरेज लेना है, तो इसका जब एवरेज लेना है तो मैं क्या करूँगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन कर दो 0 से कहाँ तक, क्योंकि आधे साइकिल के लिए, आधे में तो 0 तो t/2 तक, t/2 तक, अपॉन 1/t। अरे टाइम टोटल आएगा ना, टाइम टोटल आएगा, लेकिन आधे टाइम के लिए तो क्या है, 0 है ना, तो टोटल टाइम तो कुल समय अपॉन है, ये आ गया आई स्क्वायर RMS। आगे बात करो, आई स्क्वायर RMS का जो वैल्यू है वो हमारे को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आई एम स्क्वायर को बाहर ले लिया मैंने, ये अंदर बच गया साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अभी इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 से t/2 के बीच में, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो वैसे हमने डायरेक्ट भी पढ़ा था कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पढ़ा था, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट वाला काम में नहीं लेके मैं अभी इसका इंटीग्रेशन कर ही देता हूँ। तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक बार इसका फॉर्मूला लिख लो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और वो जो 2 आएगा उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, आई एम स्क्वायर बाई 2t, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 का t आ गया, cos 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ये आ गया 0 to t/2, ये लिमिट पुट कर देंगे। आगे देखो, आई एम स्क्वायर बाई 2t, इसका जो वैल्यू पुट करेंगे ये आएगा t/2 माइनस, यहाँ पे देखो साइन का अगर वैल्यू पुट करता हूँ, साइन 2 ओमेगा का 2π/t होता है, इंटू t/2 रख दो t का, और नीचे चल रहा है 2 ओमेगा, ये हो गया। फिर 0 रखूँगा, t का भी 0, इस पर भी 0, तो वो तो दोनों 0 हो जाएंगे, ये दो ही टर्म आएंगे इसमें। ये आएगा आई एम स्क्वायर बाई 2t, अंदर देखो t/2, ये देखो t से t कैंसिल आउट होता है, 2 से 2, साइन 2π, साइन 2π इक्वल्स टू 0, साइन 360 कितना होता है, 0 होता है, वो 0 गया, ये बच गया, ये t से t कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया आई एम स्क्वायर बाई 4, किसका वैल्यू आया, इधर चल रहा था आई RMS स्क्वायर, ठीक है ना, ये ऐसे ये चल रहा था अपने पास में, ये चल रहा था। तो आई RMS का जो वैल्यू आया वो क्या आया, आई एम बाई 2, आई बात समझ, ये आई RMS का वैल्यू आ गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान कितना आया, आई एम बाई पाई, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान मिल गया। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान अधिकतम मान का आधा प्राप्त होता है, ये लिख सकते हो ना। तो अभी देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैथमेटिकल पोर्शन खत्म हो गया,
ये इसमें RMS वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। किसी ने छापा नहीं है तो यहाँ पे पॉज कर लेना और छाप लेना, फिर यहाँ पे पॉज कर लेना और छाप लेना, और फिर ये लास्ट का जो बचा। वैसे तो इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन है, खुद भी कर सकते हो आप इसको, बाकी यहाँ पे देख लेना। अभी सुनना, ये आगे मैथमेटिकल, तो आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम में लिखने का मैं पैटर्न बता रहा हूँ, जैसे इस तरीके से आता है वर्ग माध्य मूलमान, तो आपने पहले वो स्टेटमेंट लिख दिया, उसके बाद में ये लिखा और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया आपने। अब लास्ट में जाके ये जो रिजल्ट मिला इसको बॉक्स में बंद कर दिया, और अब जो ये बॉक्स में लिखा हुआ इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देना, ऐसे कि जो धारा का वर्ग माध्य मूलमान अधिकतम मान का आधा प्राप्त होता है। द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम करंट, ये लिख सकते हो। तो इस तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हो आप, ताकि वो क्या एक लैंग्वेज की फॉर्म में भी हो जाए, तो क्योंकि आपको सब्जेक्टिव आंसर देना तो आप अच्छे से लिख सको। तो यहाँ पर इसको खत्म करने के बाद में एक लाइन लिख लेना, hence the RMS value of current is half of the maximum current, half of the maximum value of the current, half of the maximum value of the current, ठीक है। अतः धारा का वर्ग माध्य मूलमान अधिकतम धारा का आधा होता है, अतः धारा का वर्ग माध्य मूलमान अधिकतम धारा का आधा प्राप्त होता है, ठीक है। ये लिख लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये लाइन लिख लेना, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब करंट का RMS वैल्यू मिल गया अपने को, अभी वोल्टेज का RMS वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो मैं जो स्टेटमेंट बोलता हूँ आप उसको जैसे पीछे रह जाता तो पॉज करके आराम से लिख लिया करो। अब इसमें मैं अगर ऐसा करूँ कि मैं यहाँ पे मैं साइड में खड़ा होकर बोलता रहूँ तो वो आपके लिए टाइम वेस्ट है, वीडियो का साइज बढ़ेगा, आपका मेमोरी ज़्यादा खर्च होगा, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप आराम से इसको पॉज करके लिख लिया करो, तो एक वीडियो में कम डेटा में मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। हाँ, अब वोल्टेज का RMS वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वोल्टा का वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो VRMS होगा, और VRMS क्या हो, V बराबर IR होता है। तो R तो कहाँ पर लोड पे कैलकुलेट करना है, R कहाँ लोड पे, और I कौन सा VRMS करना, तो I भी कौन सा आएगा RMS। जैसे पहले VDC कैलकुलेट करना था तो वहां पे क्या IDC आया था, तो यहाँ पे IRMS आ जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। VRMS इज इक्वल्स टू IRMS क्या है, IM/2 इंटू RL, और IM का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था बहुत पहले। IM का वैल्यू होता है VM/R+RL, ये IM का वैल्यू होता है VM/R+RL। ये 2 तो 2 वाला आ गया, ये RL आ गया, ये अपने को मिल गया VRMS। इस तरीके से वोल्टेज का भी RMS वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट का भी RMS वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जिसका वैल्यू पूछे उसका आप लिख सकते हो, करंट का पूछे तो करंट का लिख सकते हो, वोल्टेज का पूछे तो वोल्टेज का लिख सकते हो, जिसी का भी पूछे आप उसके लिए लिख सकते हो। समझ में आता है। अगर आपको यहाँ पर धारा का वर्ग माध्य मूलमान में ना पूछ के अगर आपको वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान पूछे, अगर वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछे, तो मैंने जहाँ पर करंट लिखा है डेफिनेशन में वहाँ पर आपको क्या लिख देना, वोल्टेज लिख देना। जहाँ पे धारा लिखा है मैंने वहाँ पर क्या वोल्टता लिख देना, पूरा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं है। और डेरिवेशन यही करना है, अगर वोल्टता का पूछे तो पहले करंट कैलकुलेट कर देना, और फिर करंट में ये डेरिवेशन यही करना है, डेरिवेशन में चेंज नहीं करना। अगर वोल्टेज भी पूछे तो बस वो वहां पे ऊपर धारा की जगह वोल्टता लिख देना। डेफिनेशन में भी जहां पे मैंने धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं को आप क्या करना, करंट की जगह वोल्टेज, धारा की जगह वोल्टता पुट कर देना, चेंज हो जाएगा। तो वो तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जनरली ये पूछा जाता है, इसलिए हम लोग धारा में बात करते हैं, करंट में बात कर लेते हैं। बाकी वोल्टेज भी पूछे तो पहले करंट का करके फिर ही कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया। ये RMS वैल्यू हो गया अपना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ये छाप लिया होगा आई थिंक आपने, ये छाप लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एफिशिएंसी, दक्षता। देखो दक्षता क्या होती है, कोई भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग कितना
हमारे को इनपुट दिया गया है और हम आउटपुट कितना दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी एफिशिएंसी टेस्ट की जाती है। कि जैसे मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो मैं उस कंपनी के लिए कितने रुपए का काम करके दे रहा हूँ, वो उस चीज़ से कि मेरे को वो कितना इनपुट दे रहे हैं, मैं उनको कितना आउटपुट दे के दे रहा हूँ, मैं उनको कितना प्रॉफिट दे रहा हूँ, या कितना मैं उनके लाख रुपए की सैलरी में मैं कितना वर्क करके दे रहा हूँ, उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपकी एफिशिएंसी है, आपकी दक्षता है, वो कितनी है। सेम इसी तरीके से हम लोग जो क्या डायोड काम में लेके या जो रेक्टिफायर काम में लेके क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदलते हैं। तो हम लोग कितना एसी दें तो कितना डीसी मिलेगा, तो कितना एसी देने पे कितना डीसी मिलेगा, कितना एसी पावर देने पे कितना डीसी पावर मिलेगा, इस चीज का जो कंपैरिजन है वो कैसे करते हैं, एफिशिएंसी से। इस चीज को हम लोग एफिशिएंसी से बताते हैं कि अच्छा ये बढ़िया है, इसका मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी है, घटिया है इसका मतलब कम एफिशिएंसी है। आई बात समझ में। हाँ, दूसरी चीज में आरएमएस वैल्यू का फिजिकल मीनिंग बताने वाला था, भौतिक अर्थ बताने वाला था। अब यहाँ पे सुन लो, मैं भौतिक अर्थ बता देता हूँ। देखो, जो आरएमएस, आई आरएमएस ले लो या आप वी आरएमएस ले लो, ये चीज़ मैथमेटिकली तो समझ में आ गया कि जो करंट है उसका वर्क कर दो, उसका एवरेज ले लो और स्क्वायर करके एवरेज लेके उसका रूट ले लो, आरएमएस मिल जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। बट इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका, क्या मिलेगा आरएमएस से, मिलेगा क्या मुझे, तो ये मिलेगा। इधर देखो, देखो जब हमारे पास में एसी करंट है मान लो, तो एसी करंट में मुझे इस तरीके का वैल्यू मिलता है, ये मिलता है। अगर मुझे पावर निकालनी हो कि जैसे मेरे पास में एक रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो अगर मुझे यहाँ पे पावर निकालनी हो तो पावर होता है आई स्क्वायर आर, ये होता है, यही होता है। तो अगर पावर निकालना चाहूँ तो देखो इसमें तो करंट जो है वेरी कर रहा है, बार 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 वेरी कर रहा है। तो मेरे को कोई एक ऐसा वैल्यू बता दो, कोई एक फिक्स करंट का एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू बता दो कि जिसको यहाँ पे मैं अगर पुट कर दूं तो मुझे वो पावर मिल जाए जो एक्चुअल में इसके ऊपर खर्च हो रही है। इसके ऊपर जितनी पावर डिसिपेशन हो रहा है इसके ऊपर, उतनी पावर मुझे मिलेगी। कब मिलेगी, जब मैं आई का वैल्यू कितना रखूं तब मिले। तो आई का अगर एसी चल रहा हो तो आई का आपको आरएमएस वैल्यू रख दो, तो आपको उतनी पावर मिल जाएगी जितनी एक्चुअल में आप प्रैक्टिकली देखोगे ना कि इतनी खर्च हो रही, उतनी। मतलब जैसे मान लो कि आपने कुछ यहाँ पर देख रहे हो कि आप यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया आपने, मान लो कि एक हाँ कोई भी रेसिस्टेंस लगा रहा है और यहाँ पर पावर मिल रहा है, अपने को शक्ति मिल रही है, यहाँ पे पावर खर्च हो रहा है। तो पावर मान लो कि आपको कुछ 50 वाट पावर खर्च हुआ मान लो आपका 1 घंटे में, तो 50 पावर है तो 50 वोट पावर खर्च हो गया। तो यहाँ पे 50 वोट पावर खर्च हुआ आपका, तो 50 वोट पावर यहाँ पे तो खर्च हो गया, प्रैक्टिकली तो मेजर कर लिया। लेकिन आपके पास में आई का वैल्यू गिवन है, तो आप उससे कैलकुलेशन से कैसे निकालो, तो आप कैलकुलेशन से जब निकालोगे तो वो आई एसी जो गिवन है उसका आरएमएस वैल्यू निकाल पुट करोगे ना आप फॉर्मूले में, तब उतना ही पावर मिलता है जब प्रैक्टिकली मिलता है। इसका मतलब अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो एसी का आरएमएस वाला पार्ट काम में लेना है, मतलब एसी का आरएमएस वाला जो वैल्यू है वो काम में लेना है। ठीक है, तो ये इसका फिजिकली कनेक्ट करता है कि मुझे अगर पावर चेक करना हो तो मुझे आरएमएस वैल्यू पुट करना है, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब आगे बात करते हैं, हम एफिशिएंसी की बात करने वाले थे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट एफिशिएंसी, लेट मी वॉच द टाइम। चलो एफिशिएंसी का थोड़ा सा डिस्कशन इसमें करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अर्ध तरंग दृष्टिकारी की एफिशिएंसी, दक्षता, थर्ड पॉइंट है, सी पॉइंट बोल देता हूँ मैं इसको, दक्षता, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी, इसका डेफिनेशन वगैरह इस लेक्चर में देख लेते हैं, फिर आगे वाले लेक्चर में इसका पूरा डेरिवेशन वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि कितना एसी दे रहे हो तो कितना डीसी मिलेगा, उस चीज़ को कौन बताता है, उस चीज़ को बताता एफिशिएंसी। तो आप यहाँ पे लिखो। एक और होता है रिपल फैक्टर, से भी इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, उसको थोड़ा अलग वे में डिफाइन किया गया है, एफिशिएंसी को अलग वे में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखो आप एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी जो होता है जनरली उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ईटा से। तो लिखो इसका डेफिनेशन, निर्गत दिष्ट शक्ति तथा निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात
निर्गत दिष्ट शक्ति तथा निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात दक्षता कहलाता है। दक्षता कहलाता है या दक्षता को प्रदर्शित करता है, एक ही बात है। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी का डेफिनेशन इंग्लिश में लिखो। द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर, द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर एंड इनपुट एसी पावर, the ratio of output DC power and input AC power represents the efficiency of rectifier, represents the efficiency of the rectifier। करेक्ट है? क्या बोला मैं ये बोला आउटपुट डीसी पावर, या आप इसको बोलो डायरेक्ट पावर अपॉन इनपुट ऑल्टरनेटिंग पावर। यही है, इसका हिंदी में लिखूं अगर मैं तो ये है निर्गत दिष्ट शक्ति और ये है निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति। ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, इस अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? एफिशिएंसी से बताते हैं। अगर हमारे को परसेंट में कैलकुलेट करना हो तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एफिशिएंसी परसेंट में आ जाती है। ये प्रतिशत एफिशिएंसी है। जनरली परसेंट में बना लो या वैसे बना लो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपल चीज़ है। बाकी जो रेशियो है वही है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये परसेंट में आ जाता है। ये इसको परसेंट में लिख दो वैसे, ठीक है, ये आ जाता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये होपफुली ये लिख लिया होगा आपने। ये जो है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ईटा जो आएगा, तो ये P आउटपुट पावर है ना, आउटपुट डीसी पावर, तो ये आउटपुट पे है, ये आउटपुट है ये, और आउटपुट कैसा है? डीसी है, मैं इसको डीसी बोल दूं। ये इनपुट है और ये इनपुट जो है वो एसी है। आई बात समझ? क्लियर है? अब इसका जो डेरिवेशन है, और डेरिवेशन के बाद में हाफ वेव रेक्टिफायर का पावर क्या मिलता है वो हम लोग एफिशिएंसी क्या मिलता है अपने को, वो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। जो सेम पॉइंट में यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में डिस्कस कर रहा हूँ, सेम पॉइंट हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में भी डिस्कस करेंगे, सेम सिमिलर पैटर्न पे। बस उसमें इनपुट जो आउटपुट मिलता है वो दोनों हाफ साइकिल में मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज होता रहता है। बाकी जो पैटर्न है, जो कैलकुलेशन का जो तरीका है, डेफिनेशन है, सब कुछ सेम रहेंगे। ठीक।